गुड इवनिंग दोस्तों। कल हमने अलंकार के बारे में पढ़ा था। अलंकार, अलंकार के परिभाषा, अलंकार के भेद और अलंकार कौन कौन से होते हैं, उसमें हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा। अनुप्रास अलंकार के अलग अलग भेद, छेका अनुप्रास, वर्त्य अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास। और तो आज हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। इसके बीच में उपमा वगैरह रह जाते हैं, लेकिन पहले हमारा उद्देश्य है 12वीं बोर्ड की जो क्लास है उसमें अनिवार्य हिंदी में कौन कौन से अलंकार लगते हैं वो हम क्रम वाइज करते जा रहे हैं। उसके बाद साहित्य और उसके बाद जो बाकी बचे हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार में यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है दोस्तों? यमक अलंकार में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ होता है अलग अलग। ठीक है, तो ये बात बताई है कि जब काव्य में किसी शब्द की आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मतलब शब्द बार बार आता है, तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या होता है अलग अलग। जो पहली बार है वो दूसरी बार नहीं है। ठीक है तो जैसे देखो यमक के भेद हैं दो। उसमें क्या होता है, देखो शब्द जो होता है ना, एक तो शब्द पूर्ण रूप से पहले शब्द होता है उसका अर्थ ले लिया जाता है। कई बार क्या होता है, शब्द का जो अंश होता है उसको लेकर अर्थ लेना पड़ता है। शब्द पूरा है उसमें से तोड़ के उसका अर्थ लेना पड़ता है। इस आधार पर जो यमक अलंकार है ना वो दो प्रकार का है। एक तो है अभंग, यानी जिसको अभंग, भंग का मतलब तोड़ना होता है, अभंग का मतलब होता है बिना तोड़े। बताया ना अभंग, कि जब काव्य में शब्द को तोड़े बिना अर्थ ग्रहण हो जाता है वहां पर अभंग अलंकार होता है, यानी यहां तोड़ना नहीं पड़ता है। भंग का मतलब होता है तोड़ना, अभंग का मतलब जहां बिना तोड़े अर्थ। अब उदाहरण देखो अपने, तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं। अब यहां शब्द बेर आया, यहां भी बेर आया ना। इस तीन का अर्थ तो तीन ही है, संख्यावाचक है, लेकिन यहां बेर जो शब्द है वो दो बार आया है, दोनों बार अर्थ अलग है। तीन बेर खाती थी, यानी कभी वो समय था जब तीन बेर का, यहां तीन बेर का अर्थ है तीन बार, इसको बार बोलेंगे, यानी समय कि तीन टाइम ये काम करता था, तीन बार करता था, इस प्रकार से। और ये जो बेर होता है वो होता है एक फल, ये बेर एक फल का नाम है। और आज उनकी वो स्थिति है कि वो तीन बेर के फल खा करके अपना गुजारा चलाती है। ये बात कही है। तो पहले शब्द सेम ही है, बेर बेर, लेकिन पहली बार इसका अर्थ है बार और दूसरी बार है उसका अर्थ फल है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखो कदम और यहां कदम, दोनों तरफ कदम है। यहां कदम का मतलब होता है कदम का एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष का नाम है। और यहां पुष्प कदम का मतलब हो गया पुष्प का समूह या फूलों का गुच्छा। तो यहां शब्द है, इसका मतलब कदम का मतलब एक पेड़ है, और यहां इसका मतलब होता है समूह है, यानी फूलों का समूह है या गुच्छा। ठीक है, अब है दूसरा सैभंग, यानी जब शब्द को तोड़कर अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां पर सैभंग अलंकार होता है, यानी भंग सहित या तोड़ने सहित। यहां देखो कौमुदिनी, मानस मोदिनी, यहां मोदिनी शब्द है वो सीधा है, लेकिन यहां को मोदिनी जो है उसमें कै को तोड़ना इधर से पड़ेगा, ये तब मोदिनी आया। ठीक है, उसी प्रकार इसमें देखो चलते मचलते, ये इसमें मैं को छोड़ के यानी चलते चलते, तो कहने का मतलब मचलना, मचलते हुए चलना। और मानस मोदिनी, ये मोदिनी शब्द है वो तोड़ के लिया गया, ये भी तोड़ के और ये तोड़ के। ठीक है, इसी प्रकार देखो एक प्रदेश शब्द स्वतंत्र है और दूसरा प्रदेश शब्द है वो यहां से लिया गया है, शब्द को तोड़ा है, मतलब सी को तोड़ा है, अलग किया है, तब जाकर के मतलब क्या है ये अलंकार हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गई कि जब काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। कई बार क्या होता है, शब्द को तोड़ के अर्थ लेना पड़ता है, कई बार बिना तोड़े भी हो जाता है। जो तोड़ के अर्थ लिया जाता है वहां पर होता है सैभंग, और जहां तोड़े बिना हो सकता है वहां हो सकता है, वहां क्या होता है अभंग। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। हाँ, तो अब हम क्या है श्लेष अलंकार पढ़ेंगे। अभी हमने यमक अलंकार पढ़ा था, अब श्लेष। उसमें तो क्या था, एक शब्द बार बार आता है, प्रत्येक बार अर्थ भिन्न होता है। लेकिन यहां क्या बताया है कि जब काव्य में एक शब्द आता तो एक ही बार है, एक शब्द का अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, एक ही शब्द है उसका अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ। ये भी श्लेष भी दो प्रकार का होता है, सैभंग और अभंग। अभंग यानी जहां शब्द को बिना तोड़े अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, और सैभंग का मतलब जहां तोड़कर ग्रहण किया जाता है। हमने पहले देखा है सैभंग अलंकार, जब काव्य में शब्द को बिना तोड़े अन्य अर्थ लिया जा सकता है, अभंग होता है। अभंग में हमने उदाहरण देखा है, बलिहारी नरपकूप की गुण बिनु बूंद न देई। यहां देखो गुण शब्द है, एक ही शब्द एक बार आया है, लेकिन इसका अर्थ देखो
एक तो होता है नृप यानी राजा और एक होता है कूप। तो पहले हम राजा के बारे में देखेंगे। तो राजा के बारे में गुण का मतलब गुण है, ठीक है। और कूप के संदर्भ में गुण का मतलब है रस्सी, कि जब कुएं में से पानी निकालते हैं तो रस्सी चाहिए, और बिना रस्सी के कुआं पानी नहीं दे सकता, क्योंकि पुराने टाइम में जो कुएं थे ना उनमें रस्सी से पानी निकाला जाता था। आजकल तो तरह तरह की मोटर, तरह तरह के यंत्र आ गए हैं, लेकिन पहले नहीं थे। तो उस समय की बात है कि राजा गुण के बिना कोई बूंद नहीं देने का मतलब किसी प्रकार काम नहीं आता था, और जो कुआं है वो रस्सी के बिना कोई बूंद भर भी पानी नहीं देता था। अब यहाँ है पानी, कि पानी गए ना उबरे मोती मानस सुन, ये तीन शब्द है। पानी शब्द एक है, लेकिन यहां मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ हो गया चमक। मोती चमकता इसीलिए तो मोती प्रिय है। मोती अगर नहीं चमकता है तो वहां पर चमक के बिना मोती का कोई महत्व नहीं है। मानुष यानी इंसान, मनुष्य, उसके संदर्भ में मानुष का संदर्भ में यहां हो गया इज्जत। आदमी के पास अगर इज्जत नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो चून का मतलब होता है आटा, और चून का मतलब आटा होता है, तो चून के संदर्भ में पानी का अर्थ पानी हो गया। आटे में अगर आप पानी नहीं डालोगे तो किसी प्रकार की कोई व्यंजन वगैरह नहीं बना सकते। तो संदर्भ समझ में आ गया। पानी शब्द एक ही है। मोती का मतलब, मोती के संदर्भ में चमक है, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत है, और चून के संदर्भ में पानी है। और भी उदाहरण हम इसके ले सकते हैं। एक उदाहरण अपने आता है, सुवर्ण ढूंढत फिरत कवि कामी अरुचोर। तो उसमें सुवर्ण जो शब्द है उसके अलग अलग, कवि के संदर्भ में सुवर्ण का मतलब सुंदर अक्षर होता है, कामी के संदर्भ में सुंदर रंग होता है, और चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ सोना होता है, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे सहभंग, यानी तोड़कर जहां शब्दों का अर्थ लिया जाता है। यहां देखो, अजो तरियोना रहियो श्रुति सेवक इकंग। यहां तरियोना शब्द का जो पहला अर्थ है, जो पहला अर्थ है वो बिना तोड़े हो जाएगा। इसका मतलब होता है कर्ण फूल। बिना तोड़े जो अर्थ निकालेंगे वो होगा कर्ण फूल, ठीक है। कानों में पहने जाने वाला आभूषण है। और दूसरा, यहां से तोड़ना पड़ेगा अपने को। तरियो को अलग कर दो, ना, तरियो प्लस ना। तरियो का मतलब तैरना, पार करना किसी चीज को, और ना मतलब नहीं, नहीं तरा। दूसरा अर्थ इसका होता है तरियो यानी तैरना, ना मानी नहीं, कि जो तैरता नहीं है, अर्थात जो तैर नहीं सकता। पहले का कर्णफूल हो गया, दूसरा तरियो नयन तैरना नहीं हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये अपने सहभंग श्लेष है। बिल्कुल सरल है, कोई कठिन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा सोच के इन चीजों को देखना होता है, रटना नहीं है। बस ध्यान इतना रखना है कि श्लेष, श्लेष जो शब्द होता है ना वो सलिष्ट शब्द से बना है। सलिष्ट ये शब्द होता है सलिष्ट, और सलिष्ट का मतलब होता है चिपकना। चिपकना का अर्थ कैसे हुआ कि इसमें एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, और वो अर्थ हम अलग अलग संदर्भ में क्या कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। सलिष्ट शब्द से श्लेष्ट माने चिपकना, एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं और अलग अलग संदर्भों में उनको हम ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।